यूक्रेन में जिस तरीके की चिंताजनक स्थिति है, रूस ने जिस तरीके से हमला किया है, उस पर एक रेजोल्यूशन लाया गया यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, कि रूस को अपनी सेनाएं यूक्रेन से वापस बुला लेनी चाहिए और युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए, जिसको लेकर आज शनिवार यानी 26 फरवरी को यूएन में ये प्रस्ताव आया और जिसमें रूस ने अपना वीटो की पावर का यूज़ करते हुए उसको पास होने नहीं दिया। लेकिन साथ ही इंडिया, चाइना और यूएई ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने पूरे प्रयास किए, भारत के साथ लगातार बात करी कि रूस को युद्ध विराम के लिए प्रेशराइज किया जाए। ऐसे में भारत और चाइना और यूएई का वोटिंग से दूर रहना क्या है, इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अंशु और अश्विन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा की थी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के अलावा, तभी से अमेरिका सहित बाकी यूरोपीय देशों में इस बात की हलचल तेज हो गई थी कि रूस को कैसे रोका जाए और इस जनसंहार को कैसे रोका जाए, और क्या रूस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी रूस वैसा ही है जैसा कभी यूएसएसआर के टाइम पे हुआ करता था। खैर, इसके चलते आगे जब यूएन की मीटिंग बुलाई गई तो उसमें बाकी सभी देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन भारत, चाइना और यूएई अपने हितों के अनुसार से उससे दूर रहे, वोटिंग नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत की तरफ से वहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं यूएन में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जिस तरीके का नरसंहार हो रहा है, उससे भारत बहुत आहत है और वो रिक्वेस्ट करता है रसिया से कि अपनी सेना को वापस बुलाएं और युद्ध की स्थिति पैदा ना करें, डिप्लोमेटिक चैनल से इसका कुछ हल निकाला जाए। ऐसे में इंडिया का इस तरीके का रुख कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से रसिया हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है किसी भी कठिन समय में, जब ज़रूरत पड़ी है, तो भारत का भी एक दायित्व तो बनता था। इतिहास के पन्नों पर यदि ढूंढा जाए, बात 1971 की करें तो जब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तरफ से फ्लीट भेज दी थी इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान में घुस चुकी थी। ऐसे में लगातार ये रेजोल्यूशन भी लाया गया कि भारत अपनी सेनाओं को वापस ले और वहाँ युद्ध विराम की स्थिति को समर्थन करे। उस समय रूस ने भारत के समर्थन में वीटो किया था और उस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया था। आप देख सकते हैं उस समय रसिया ने वीटो का पावर करके भारत को बचाया था। तो क्या आज हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम रसिया का साथ दें? खैर, जिस तरीके से भारत का रुख रहा है उससे ये तो साबित होता है कि भारत जिस तरीके का लोकतांत्रिक देश है, कभी भी दूसरे देशों के बीच युद्ध का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में भारत ने जिस तरीके से, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, या हमारे यहाँ के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जिस तरीके से लगातार इस बात को समर्थन करते रहे कि भारत युद्ध के खिलाफ है और रसिया से और यूक्रेन से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात करने की अपील करता है। अब आइए जानते हैं कि ये बात कब शुरू हुई और ये कब से यूक्रेन और रसिया के संबंध ठीक नहीं है। बात है 1991 की, जब रसिया यूएसएसआर हुआ करता था और उसका विघटन होकर छोटे छोटे देशों में बट गया था। उसी का ही एक अंग था यूक्रेन। विघटन के बाद से ही यूक्रेन यूरोप की तरफ ज़्यादा झुका रहा था और उसने बाद में नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आमंत्रित किया था और गेस्ट मेंबर की तरह यूक्रेन को रखा गया था। ऐसे में रूस को यह खतरा था कि जब भी नेटो का एक मेंबर हो जाएगा यूक्रेन, तो नेटो की जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर में आके रक्षा के लिए लगेंगी, जहां से रसिया की बाउंड्रीज को खतरा होगा। ऐसे में रसिया लगातार ये चाहता रहा है कि कोई भी उसका पड़ोसी देश नेटो से संबंध ना रखे, जबकि ज़्यादातर देश जो नेटो में बाद में जुड़े हैं, नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादातर यूरोपीय देश, अमेरिका मिलकर एक ऐसा संगठन बनाते हैं कि कोई भी उनके ऊपर आक्रमण होगा तो वो मिलकर उस आक्रमण का जवाब देंगे। उसमें बहुत सारे देश वो भी हैं जो यूएसएसआर से टूटकर अलग देश बने थे। ऐसे में ये 2014 के आसपास जब रसिया ने यूक्रेन पर कब्जा किया था, तभी से रसिया यूक्रेन में भी क्रीमिया के एक्सेशन के बाद, जिस तरीके से क्रीमिया को रसिया में मिलाया था 2014 में, तभी से यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क शहरों में, जो यूक्रेन के शहर हैं,
उनमें जो अलगाववादी हैं, जो रसिया समर्थित अलगाववादी हैं, उनका जन्म होने लगा था। रसिया लगातार उनकी मदद करता रहा है और लुहांस्क और दोनेत्स्क ऐसे शहरों में लगातार ये डिमांड उठती रही है कि उनको आज़ाद किया जाए यूक्रेन से। इसी के चलते लगातार यूक्रेन और रसिया के संबंध ठीक नहीं रहे हैं और इसका परिणाम रहा कि पिछले शुक्रवार को रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी। जिस तरीके से यूक्रेन में हमला किया गया रसिया की तरफ से, चारों तरफ से, आप देख सकते हैं चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया गया है। और जो वहाँ से चित्र आ रहे हैं, जो वहाँ से पिक्चर्स मिल रही हैं, वो बहुत ही दहलाने वाली हैं, क्योंकि लगातार जनसंहार हो रहा है। जबकि रसिया का कहना है कि केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से न्यूज़ आ रही है वो ये बता रही है कि वहाँ आम जनमानस पे भी खतरा कम नहीं है। भारत के बहुत सारे लोग जो शिक्षा के लिए यूक्रेन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर भी भारत की चिंताएं हैं और लगातार रसिया और यूक्रेन से बात करने की कोशिश की जा रही है। ये बात ज़रूर है कि रसिया हर मामले में यूक्रेन से अधिक शक्तिशाली है। जिस तरीके से आप ग्राफ में देख सकते हैं कि रसिया चाहे ट्रूप्स में हो तो जहाँ पर यूक्रेन में 11 लाख तो रसिया में 29 लाख, एक्टिव 2 लाख तो रसिया में 9 लाख, यूक्रेन में रिजर्व 9 लाख तो रसिया में रिजर्व 20 लाख, एयरक्राफ्ट 98 तो रसिया में 1511, यूक्रेन में अटैक हेलीकॉप्टर्स 34 तो रसिया में 544, टैंक्स यूक्रेन में 2596 तो रसिया में 12,240। आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें तो 12,303 यूक्रेन में और रसिया में 30,122। इन सभी आंकड़ों से ये तो बात निश्चित है कि रसिया हर मामले में यूक्रेन से बहुत आगे है। ऐसे में लगातार यूक्रेन का नेटो की तरफ और यूरोपीय देशों की तरफ झुकना रसिया को रास नहीं आया और जिसके चलते उसने फाइनली यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। भारत लगातार इस युद्ध के खिलाफ है और इसी युद्ध के नहीं, भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, लोकतांत्रिक देश है, वो कभी भी किसी भी देशों के बीच में, किन्हीं भी देशों के बीच में युद्ध नहीं चाहता। और इसी बीच यूएन में जिस तरीके से भारत ने अपने वोट को न देने का निर्णय लिया है, तो ये बात भी साफ है कि देश, जो हमारा देश भारत, वो रसिया और यूक्रेन को आपसी मतभेद मिटाकर अपने तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से इस युद्ध का हल और विवादों के हल को स्वयं बैठकर हल करने का समर्थन करता है। इस तरीके से जो यूएन है, लगातार जो विश्व के संगठन हैं, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, जो भी विश्व संगठन हैं, उनकी प्रासंगिकता पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे WHO की फेलियर सामने आई थी और यूएन की लगातार फेलियर सामने आती है कभी भी किसी भी मामले में, चाहे आप जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था और वहाँ पर आतंकवादियों का राज स्थापित हो रहा था, तब भी यूएन किसी भी तरीके से प्रभावशाली नहीं दिखा। और आज जब यूक्रेन में स्थिति इस तरीके की है, तब भी यूएन का कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। लगातार ऐसे व्यवहार बहुत ही चिंताजनक हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो शक्तिशाली देश हैं वो कमज़ोर देशों पे इसी तरीके से हमला करेंगे और उनको हमेशा के लिए मिटा देंगे, तो दुनिया के बाकी देश इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, क्योंकि आज जब समय है दुनिया को यूक्रेन के साथ खड़े होने का, तो केवल बयानबाजी देखने को मिल रही है। और ऐसे में किसी भी तरीके का कोई असिस्टेंस या फिर युद्ध विराम की स्थिति के लिए कोई खास मजबूत प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उनसे आने वाले समय में कुछ सुधार होगा? खैर, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आने वाले समय में रसिया और यूक्रेन के बीच स्थिति नॉर्मल हो और लोगों में भय का माहौल ना रहे और आगे सभी मुद्दे बातचीत से हल करें। इस बात से एक चीज़ और भी साफ होती है कि अमेरिका की तरफ बहुत विश्वास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन ने अमेरिका पे भरोसा किया और अपनी कार्रवाई जोर की, लेकिन उसमें अमेरिका का कोई साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में जापान में एक क्वाड सम्मेलन होने वाला है, जिसमें मोदी जी जाकर शिरकत करेंगे और वहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में मोदी जी का, भारत का क्या रुख है, कैसे प्रदर्शित करेंगे। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुँचे हैं, रसिया पहुँचे हैं और उन्होंने बोला है कि बहुत ही उत्साहित माहौल में हमारा आगमन हुआ है, तो ऐसे में बड़ी हंसी की बात है कि एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते दो देशों के बीच हो रहे युद्ध के बीच में आप ऐसे बयानबाजी करते हैं कि हम उत्साहित माहौल में आए। तो बिल्कुल आने वाले समय में ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप के ऊपर भारत या चाइना जैसे बड़े देशों का हमला हो और उस टाइम पे दुनिया के कोई देश आपके साथ ना आए और फिर आपसे पूछा जाए कि माहौल बड़ा उत्साहित है क्योंकि आपकी ज़मीन छीनी जा रही है, तो कैसा लगेगा?
किसी राष्ट्राध्यक्ष से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। खैर, बहुत हमारे देश में भी बहुत उत्साह है कि क्या इसी तरीके से कश्मीर और पाकिस्तान को भी ले लेना चाहिए। देखिए, कश्मीर तो हमारा अंग पहले से रहा ही है, उसमें किसी भी प्रश्न और किसी भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। बात रही पाकिस्तान की, तो वो एक देश है, स्वतंत्र देश है, उसमें किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के सोशल मीडिया ट्रेंड से दूर रहें। और क्रीमिया और जिस तरीके से वियतनाम पे चाइना और क्रीमिया पे रूस ने किया है, ऐसी कोई स्थिति भविष्य में ना हो। यूक्रेन में हो रहे नरसंहार के प्रति हमारी और देश की संवेदनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई हल निकलेगा और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होगी। धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट करके विचार दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।